आज के वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है नाभिकीय वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण या क्वाड्रपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस या हम इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण या क्वाड्रपोल मोमेंट जो होता है वो नाभिक में आवेश वितरण में केंद्र के सापेक्ष सममिति होने को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब यह है, अगर किसी नाभिक में केंद्र के सापेक्ष आवेश वितरण में सममिति है, सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है केंद्र के सापेक्ष, तो उस नाभिक का वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण शून्य होगा सममिति होने पर। और अगर असममिति है, सममिति नहीं है, तो वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी, कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन शून्य नहीं होगा। शून्य तभी होगा जब आवेश वितरण में केंद्र के सापेक्ष सममिति हो। तो हम इसको निकालेंगे, कोई नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण कैसे निकालते हैं। तो हमने मान लीजिए नाभिक है, चित्र में दिखाया गया है, ये जो ओ बिंदु है ये एक्चुअली केंद्र पर होना चाहिए था, थोड़ा साइड में बन गया है, तो इसको केंद्र पर ही मान लीजिए। हमने एक निर्देशांक तंत्र ले लिया, ये जेड अक्ष है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष है, ठीक है ना। माना एक मिनट पहले मैं ये बता दूं, किसी नाभिक का वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण नाभिक में आवेश के वितरण में केंद्र के सापेक्ष सममिति होने को प्रदर्शित करता है। यानी केंद्र के सापेक्ष सममिति होगी तो वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण का उन नाभिकों जिनमें सममिति होगी उन नाभिकों का वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। इसके विभिन्न घटक हम कैसे निकालेंगे, वो इस तरह से निकालेंगे। ये हमने नाभिक मान लिया और ये केंद्र है, और इस नाभिक में केंद्र के सापेक्ष यानी ओ के सापेक्ष जो नाभिक का आवेश घनत्व है वो रो आर है। यानी आर के बदलने से केंद्र से आर, चाहे इधर बढ़े हम चाहे इस साइड में बढ़े, कहीं भी बढ़े, घनत्व रो आर इस तरह से परिवर्तित होगा। मान लीजिए केंद्र से आर दूरी पर एक अल्पांश आयतन है डीवी, ठीक है, एक अल्पांश आयतन ले लिया डीवी। अतः केंद्र ओ से आर दूरी पर स्थित अल्पांश डीवी में आवेश का मान, अब यहां घनत्व कितना लिया हमने, रो आर, आयतन है हमारा डीवी, तो इसमें आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, आवेश घनत्व गुणा आयतन यानी डी क्यू, आयतन अल्पांश डीवी में उपस्थित आवेश की मात्रा हो जाएगी डी क्यू इज इक्वल टू रो डीवी। ठीक है, एक बिंदु हमने जेड अक्ष के सापेक्ष लिया, जेड अक्ष पर कोई बिंदु ले लिया हमने P, और इसकी जो केंद्र से दूरी है वो है R, और आयतन अल्पांश से इस बिंदु की दूरी है A। माना जेड अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है जिसकी मूल बिंदु से दूरी है कैपिटल R तथा आयतन अल्पांश से दूरी है उसकी A। तो इस आयतन अल्पांश में उपस्थित आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव कितना होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे। इस बिंदु पर बिंदु P पर आयतन अल्पांश dV में उपस्थित आवेश डी क्यू के कारण जो विभव उत्पन्न होगा वो d फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आवेश की मात्रा गुणा अपॉन दूरी डी क्यू अपॉन ए। डी क्यू की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, तो डी क्यू की जगह पर रो आर का वेरिएबल है, आर पर डिपेंड करता है, और डी वी, ये हमारी इक्वेशन हो गई 1। तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, किसी वाई बिंदु जेड एच के अनुदिश किसी वाई बिंदु P पर
आयतन अल्पांश dv में उपस्थित आवेश dq के कारण विभव का मान। यहाँ पर जो एप्सिलॉन है वो माध्यम की विद्युतशीलता है। अब हम पूरे नाभिक के कारण अगर हम बिंदु P पर विभव ज्ञात करें तो इसको हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे पूरे नाभिक के लिए, ठीक है ना। तो अतः नाभिक के संपूर्ण आवेश के कारण बिंदु P पर विभव हो जाएगा फाई। यहाँ पर हमने डी फाई लिखा था, अल्पांश आयतन था हमारा। अब पूरा नाभिक ले लिया तो इसको डी फाई को इंटीग्रेट कर देंगे तो फाई हो जाएगा। अब इस साइड में भी इंटीग्रेट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रल रो r अपॉन a dv, ठीक है। अब यहां से देखिए जो वेक्टर r है, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a वेक्टर स्मॉल r प्लस वेक्टर a, ठीक है ना। तो वेक्टर के फॉर्म में वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर स्मॉल r प्लस वेक्टर a, यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा r माइनस r, कैपिटल R माइनस r। और दूसरा हम चित्र की सहायता से भी निकाल सकते हैं। किसी भी त्रिभुज में किसी कोण के सामने की, ये थीटा कोण है, इसके सामने की भुजा का वर्ग बराबर होता है इस भुजा का वर्ग प्लस इस भुजा का वर्ग माइनस 2 गुणा एक भुजा और दूसरी का प्रक्षेप घटक। तो ये चीज यहाँ पर है, कोण के सामने की भुजा का वर्ग यानी a वर्ग बराबर हो जाएगा r, एक भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग माइनस 2 गुणा एक भुजा और दूसरी भुजा का उधर घटक। r का जेड एच की तरफ घटक कितना हो जाएगा r cos थीटा, तो भुजा r इंटू आर कॉस थीटा, भुजा r इंटू आर कॉस थीटा इंटू 2। तो इस तरह से हम किसी भी त्रिभुज में एक भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। यह थीटा क्या है, dv की स्थिति को दर्शाने वाला ध्रुवीय कोण है। जेड अक्ष से जो हमने कोण को नापा है और कितने एंगल पर हमारा अल्पांश आयतन अल्पांश से स्थित है, कितनी दूरी तो r से बता दी हमने, कितने कोण पर है वो थीटा से। तो ध्रुवी कोण हो गया, एक तरह से ध्रुवीय निर्देशांक होते हैं जो r और थीटा, उसी तरह से ये एंगल थीटा है। अब इसको हम इसको a को 1/a अगर लिख दें हम तो ये क्या है, ब्रैकेट में अगर लिखे इसको, ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस 2r cos थीटा की घात 1/2, और अगर इसको हम उल्टा कर दें, इसको 1/a कर दिया तो घात हो जाएगी माइनस 1/2। इसमें से r स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्यों घात माइनस 1/2 है तो ये 1/r हो जाएगा। और r स्क्वायर इसमें से कॉमन लेंगे तो r में स्क्वायर में से r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1, सभी को r स्क्वायर से डिवाइड कर तो r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस 2r स्मॉल r अपॉन कैपिटल R cos थीटा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो बिंदु P है हमारा बहुत दूर है और जो केंद्र से जो दूरी है आयतन अल्पांश की वो बहुत कम है, यानी कैपिटल R के सापेक्ष में स्मॉल r की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है ना। कैपिटल R के सापेक्ष में स्मॉल r की वैल्यू को बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में हम बाइनोमियल एक्सपेंशन द्विपद प्रमेय का उपयोग करेंगे यहाँ पर इसको एक्सपेंड करने में। तो कैसे कितना होगा, 1/a इज इक्वल टू 1/r इंटू 1 माइनस 1/2 जो घात थी हमारी, ये वैल्यू आ जाएगी। आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा होगा, वो ये सारी टर्म्स हमें प्राप्त हो जाएंगी। अब इन टर्म्स को अगर हम खोल लें, ज़्यादा आगे की टर्म्स हमें नहीं लेनी क्योंकि r स्क्वायर इज वेरी लार्ज देन r, तो ऐसी स्थिति में आगे की टर्म्स नेग्लिजिबल होती चली जाएंगी। तो इसका एक्सपेंशन, इनको जब अंदर वाली टर्म्स इसका स्क्वायर करेंगे, उसको खोलेंगे तो ये हमको ये इक्वेशन 2 हमें प्राप्त हो जाएगी, यानी 1/a इज इक्वल टू 1/r ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन r cos थीटा प्लस r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर
3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस इस तरह से आगे टर्म्स मिलती जाएंगी। उनकी हमें आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने केवल 1 2 3 3 टर्म्स हमने ले लिए यहाँ पर। अब 1/a की वैल्यू हम जो ऊपर हमारी इक्वेशन थी ये कुल विभव यहाँ पर 1/a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारा जो विभव आ जाएगा फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ब्रैकेट 1/r इंटीग्रल रो dv प्लस 1/r स्क्वायर रो r cos थीटा dv प्लस 1/2r क्यूब इंटीग्रल रो r स्क्वायर ब्रैकेट में 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये जो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे ही यहाँ पर r cos थीटा ये आ गया, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 आ गया, तो हमें ये इक्वेशन 3 प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये जो पहला इंटीग्रल है, पहली टर्म है, इसको हमने लिख दिया P0, यानी इंटीग्रल रो dv इज इक्वल टू P0। दूसरा जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल रो r cos थीटा dv, इंटीग्रल रो r cos थीटा dv, इसको हम, ये क्या है, r का z अक्ष की तरफ घटक है तो z कोऑर्डिनेट भी लिख सकते, z भी लिख सकते हैं इसको, तो रो z dv इसको लिख दिया हमने P1। और थर्ड एक्सप्रेशन में जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल रो r स्क्वायर ब्रैकेट में 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 dv, तो इंटीग्रल रो r स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 dv। इसमें अगर हम ब्रैकेट के अंदर r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पहली टर्म हो जाएगी r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यानी ये z स्क्वायर थीटा, ये r cos थीटा को हमने z लिखा है तो ये r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा z स्क्वायर 3z स्क्वायर, और यहाँ 1 से r स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो ये r स्क्वायर। तो इस पूरे इंटीग्रल को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया P2 से, तो ये P0 P1 P2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टोटल विभव, कुल विभव आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन P0 अपॉन r प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, सॉरी ये यहाँ 0 नहीं है, एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन 0 तो निर्वात की विद्युतशीलता या एयर की विद्युतशीलता होती है, तो यहाँ 0 नहीं है, ये बाई मिस्टेक प्रिंट हो गया, लिख गया है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन P0 अपॉन r 1/4 पाई एप्सिलॉन P1 अपॉन r स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन P2 अपॉन 2r, इसको 2r क्यूब। तो ये इक्वेशन हमारे पास, इसमें इस विभव में जो ये प्रथम पद है ये होता है किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। बिंदु P कितनी दूर है केंद्र से, r दूरी पर। अगर कोई बिंदु आवेश हो तो उसके कारण विभव का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन r। तो प्रथम पद जो है एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत विभव होता है। दूसरा पद ये क्या है, ये z अक्ष के अनुदिश द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत विभव है, z अक्ष के अनुदिश द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत विभव। और ये तीसरा पद है, ये z अक्ष के अनुदिश चतुर्ध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत विभव। ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ये द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत विभव अलोंग z एक्सिस, और ये चतुर्ध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत विभव अलोंग z एक्सिस, या z एक्सिस के अनुदिश चतुर्ध्रुव आघूर्ण का जो घटक है उसके कारण बिंदु P पर जो विभव होगा, z अक्ष के अनुदिश द्विध्रुव आघूर्ण का जो घटक है उसके कारण बिंदु P पर विभव, और किसी बिंदु के कारण बिंदु P पर विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो यहाँ पर जो P0, P1 और P2 हैं इनको क्रमशः हम क्या बोलते हैं, एकल द्विध्रुव आघूर्ण P0, P1 को सॉरी P0 को बोलते हैं एकल ध्रुव आघूर्ण, P1 को द्विध्रुव आघूर्ण, और P2 को चतुर्ध्रुव आघूर्ण। जो हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है,
चतुर्ध्रुव आघूर्ण। तो जो P2 है ये कहलाता है चतुर्ध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। यानी किसी आवेश सतत वितरण के कारण जो आघूर्ण होंगे वो किस तरह से होंगे, एकल द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा P0, और ये क्या होता है, केवल बिंदु आवेश होता है। अगर नाभिक से बहुत अधिक दूरी पर कोई बिंदु है तो पूरी नाभिक को एक बिंदु आवेश मान लेंगे, उसके कारण जो एकल ध्रुव आघूर्ण होगा वो कुल आवेश के बराबर हो जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण या डायपोल मोमेंट का जो जेड घटक है वो P1 होता है। P1 इज इक्वल टू इंटीग्रल रो जेड dV, इसको dz से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और चतुर्ध्रुव आघूर्ण का जेड घटक जो होता है उसको वो P2 होता है, इंटीग्रल रो ब्रैकेट में 3z² - r² dV। ये चतुर्ध्रुव आघूर्ण का जेड घटक कहलाता है और इसको हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं।